से भी ज्यादा होती है। हम हमेशा गट फीलिंग को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन गट पर किसका राज चलता है? बिना माइक्रोस्कोप के नजर भी न आने वाले मामूली से बैक्टीरिया का। गट ही नहीं बल्कि हमारी सूंघने की ताकत, मूड और हेल्थ की कमांड भी इनके हाथों में रहती है। यानी ये हमारी रोजमर्रा की बहुत सी एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं। हो सकता है किसी दिन तारों की गिनती कर ली जाए, पर हमारी आंतों के बैक्टीरिया उससे भी ज्यादा निकलेंगे। लोग जर्म्स के नाम से घबराते हैं, लेकिन हमारे पहली सांस लेने से आखिरी सांस लेने तक कोई ऐसा पल नहीं होता जहां बैक्टीरिया का रोल ना हो। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो हिम्मत करके इस किताब को पढ़ लीजिए। हो सकता है आपकी सोच बदल जाए। इस समरी को पढ़कर आप जानेंगे कि सिजेरियन सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों का माइक्रोबियल फ्लोरा कमज़ोर क्यों होता है, माइक्रोब्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है और एंटीबायोटिक्स के क्या नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जेनेटिक मेकअप, हमारी कोशिकाओं और हमारा शरीर हमको इंसानी रूप देते हैं, लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ है जिसे समझने की ज़रूरत है। हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग 10 ट्रिलियन होती है, जबकि माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीव इससे लगभग 10 गुना होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनको मिलाकर माइक्रोबायोमा कहा जाता है, जिनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं। आप खुद को इस माइक्रोबायोमा इकोसिस्टम का होस्ट कह सकते हैं। इसमें तरह तरह के माइक्रोब्स होते हैं। इंसानी डीएनए लगभग 99.99% एक सा होता है, लेकिन जब गट माइक्रोब की बात आती है तो ये दूसरे इंसान से 10% सिमिलर भी नहीं होता। असल में हमारा माइक्रोबियल एनवायरनमेंट इतना अलग होता है कि वो हमारी पहचान बन सकता है। आप जिस माउस या पेन का इस्तेमाल करते हैं उसे माइक्रोब्स के आधार पर बाकियों से अलग पहचाना जा सकता है। आपकी हथेली के ही 85% माइक्रोब्स दूसरों से अलग होते हैं। इसे आप अपना माइक्रोबियल फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। आपके हाथ, पेट, स्किन, हर जगह ये सूक्ष्मजीव होते हैं, लेकिन इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना आपका नुकसान किए चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर आपकी आंतों में होते हैं। यहाँ इनके 2 मुख्य काम हैं। एक तो ये भोजन में आए फाइबर को प्रोसेस करते हैं और ये तय करते हैं कि आप भोजन से कितनी कैलोरीज लें। दूसरा ये कि आपकी दवाइयाँ सही तरह से असर करें। स्किन के माइक्रोब स्किन से ही निकलने वाले पसीने और ऑयल पर जिंदा रहते हैं। पसीने की महक भी इनकी वजह से होती है। इसी महक की वजह से कुछ लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं और कुछ को कम। यदि इन बातों का सार निकालें तो यही समझ आता है कि हम सर से पैर तक माइक्रोब से घिरे हुए हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने पर बच्चों का माइक्रोबियल एनवायरनमेंट मजबूत बन जाता है, पर ऑपरेशन से पैदा होने वाले बच्चों में इसकी कमी रह जाती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसके आसपास एक भी माइक्रोब नहीं होता, यानी वो पूरी तरह जर्म फ्री रहता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि माइक्रोब्स बच्चे को प्रभावित नहीं करते। गर्भवती महिला के गट माइक्रोब्स में बदलाव आ जाता है ताकि वो भोजन से ज़्यादा एनर्जी ले सकें और गर्भ में पल रहे बच्चे को सही पोषण मिलता रहे। लेकिन गर्भाशय से बाहर आते ही बच्चे की जर्म फ्री स्थिति बदल जाती है। स्टडी से ये बात पता चली है कि गर्भावस्था में महिलाओं के प्रजनन अंगों में लैक्टोबैसिलस जैसे कुछ माइक्रोब्स बढ़ने लगते हैं। गर्भाशय से बाहर आते हुए बच्चा इनके संपर्क में आता है और ऐसा माना जाता है कि इनसे बच्चे पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जबकि सिजेरियन बच्चों को ऐसा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल डिलीवरी में होने वाली तकलीफ से बचने के लिए लोगों का झुकाव ऑपरेशन की तरफ होने लगा है, लेकिन इससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। ये बच्चे माँ की स्किन में पाए जाने वाले माइक्रोब्स के संपर्क में आते हैं, ना कि उस माइक्रोबियल एनवायरनमेंट के जो उनके जन्म के लिए ही बनता है। इस बात के संकेत मिलते हैं कि सिजेरियन बच्चों की इम्यूनिटी नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चों से कमज़ोर होती है। उनको अस्थमा, फूड एलर्जी और मोटापे का खतरा ज़्यादा होता है। हालांकि इस विषय पर अभी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। स्टडीज़ में वक्त लगेगा, लेकिन इसका हल ज़रूर मौजूद है। लेखक की वाइफ का सिजेरियन सेक्शन ही हुआ था, पर उन्होंने अपने नवजात शिशु में साफ कॉटन की मदद से माइक्रोब ट्रांसफर कर दिए थे। इस मेथड से ऐसे सभी बच्चों तक ये प्रोटेक्टिव लेयर पहुंच सकती है। माइक्रोब्स आपके वजन और मूड पर भी असर डालते हैं।
आज इतने डाइट प्लान्स आ चुके हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है, लेकिन आपका वजन क्या होगा, इसमें डाइट के अलावा गट माइक्रोब्स का भी योगदान होता है। वैज्ञानिक चूहों पर ये प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने चूहों में अलग अलग सूक्ष्मजीव डाले। जब एक कम वजन वाले चूहे में किसी मोटे चूहे के माइक्रोब्स ट्रांसफर किए गए तो उसका वजन भी बढ़ गया, जबकि एक पतले मनुष्य के माइक्रोब्स किसी पतले चूहे में डालने पर उसका वजन कम ही रहा। वजन के अलावा गट माइक्रोब्स आपके व्यवहार और ब्रेन के फंक्शन पर भी असर डालते हैं। गट और ब्रेन के इस कनेक्शन को माइक्रोबायोम गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। डिप्रेशन से गुजर रहे ज्यादातर लोगों की आंतों में इन्फ्लेमेशन होता है। इससे राहत देने के लिए आंतों में पाया जाने वाला ऑसिलिबैक्टर बैक्टीरिया गामा अमीनोब्यूरेटिक एसिड नाम का प्राकृतिक ट्रैंक्विलाइजर बनाता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो नींद की दवाइयों और दिमाग को शांत करने में इस्तेमाल होता है। गट माइक्रोब्स ऑटिज्म से भी बचाव कर सकते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चूहों को ऑटिज्म के लिए जिम्मेदार 4-EPS का इंजेक्शन दिया। इन सब में ऑटिज्म के लक्षण नजर आने लगे। बैक्टीरियोइड्स फ्रैगिलिस नाम का माइक्रोब डाला गया तो न सिर्फ ऑटिज्म सुधरने लगा बल्कि उनकी गट प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। ये प्रयोग अभी मनुष्यों पर नहीं हुआ है, लेकिन इसने इन छोटे छोटे जीवों के बड़े रोल को जरूर समझाया है और भविष्य के लिए एक उम्मीद जगाई है। माइक्रोबायोम को बेहतर बनाने में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स बहुत मदद करते हैं। इतना सब पढ़कर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे माइक्रोबायोम बेहतर बनाया जा सकता है। प्रोबायोटिक्स बहुत काम के होते हैं। इनमें जीवित बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीव होते हैं। इनको गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर आपकी गट में पहले से मौजूद होते हैं। प्रोबायोटिक्स आपको सप्लीमेंट्स, सपोजिटरीज और फूड आइटम्स जैसे कई फॉर्म में मिलते हैं। कुछ में एक ही तरह के बैक्टीरिया होते हैं जबकि कुछ में मिक्स होते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इनके सेहत से जुड़े होने के दावों को मान्यता नहीं दी है, इसलिए इनको फूड सप्लीमेंट की तरह बेचा जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सी स्टडीज हैं जिनसे ये पता चला है कि प्रोबायोटिक्स बच्चों में डायरिया और वयस्कों में IBS होने पर बहुत फायदा करते हैं। आप भी इनके फायदे खुद इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। इसके लिए पहले डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। प्रीबायोटिक्स भी मददगार होते हैं। इस कैटेगरी में ऐसा भोजन आता है जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। इनमें इन्युलिन जैसे डाइटरी फाइबर और लैक्टोलोज या गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड जैसे तत्व आते हैं। बैक्टीरिया इनको खाकर फलते फूलते हैं। प्रीबायोटिक्स की एक स्टैंडर्ड परिभाषा तो नहीं है, पर स्टडीज बताती हैं कि इनसे कब्ज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रोन्स डिसीज और IBS में बहुत आराम मिलता है। ये कहा जा सकता है कि प्रीबायोटिक्स हाई फाइबर डाइट की तरह काम करते हैं। हमारे पूर्वजों की डाइट में फाइबर की भरपूर मात्रा होती थी, जबकि हम इससे काफी दूर हो गए हैं। ज्यादातर माइक्रोब्स फाइबर पर ही सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनको भोजन में शामिल करना और भी जरूरी हो जाता है। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाता है और इससे रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है। एंटीबायोटिक्स की खोज मॉडर्न मेडिसिन में एक मील का पत्थर साबित हुई थी, क्योंकि इनके इस्तेमाल से न जाने कितने लोगों को बचाया जाना संभव हुआ। लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। ये गुड और बैड बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं कर सकते। हम इनका इस्तेमाल बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के खात्मे के लिए करते हैं, पर ये उन बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। इनके लिए बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। स्टडीज से पता चला है कि अगर बच्चे को जन्म के 6 महीने के अंदर ही एंटीबायोटिक्स दे दिए जाएं, तो इससे बिफिडोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ खराब हो जाती है, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आगे चलकर ऐसे बच्चों में मोटापा, अस्थमा और कई तरह की एलर्जीज होने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बड़ा नुकसान ये है कि कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसकी संभावना सबसे ज्यादा तब होती है जब आप दवाओं का कोर्स पूरा नहीं करते हैं। यानी अगर आपकी हालत में सुधार आ रहा है, तब भी आपको तब तक दवाई लेनी है जितनी आपके डॉक्टर ने लिखी है, वरना कुछ बैड बैक्टीरिया आपके सिस्टम में रह जाते हैं और समय के साथ इतने मजबूत हो जाते हैं कि उन पर दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स कृषि क्षेत्र के लिए भी चिंता का विषय है। 1950s में किसानों ने ये देखा कि जिन पशुओं को एंटीबायोटिक्स की हल्की डोज दी जाती थी, उनका वजन बढ़ने लगता था। जितना वजन उतना मीट और उतना ही मुनाफा। लेकिन इस वजह से उनका रेजिस्टेंस बढ़ता ही गया, क्योंकि बिना पूरी डोज दिए सभी बैड बैक्टीरिया खत्म नहीं होते थे।
अब पशुओं में बीमारियों का खतरा बना रहता था, इसलिए लो डोज एंटीबायोटिक्स बैन कर दिए। हालांकि दूसरे देशों में इनका इस्तेमाल जारी है। आज की तारीख में बस ये उम्मीद की जा सकती है कि लोग गुड बैक्टीरिया का महत्व समझें और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाए। कुल मिलाकर माइक्रोब्स हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। हम अपने खान पान में बदलाव करके प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक चीज़ों का इस्तेमाल करके इनको हेल्दी बनाए रख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, ना कि हर मामूली सर्दी जुकाम में। और जब भी लेना ज़रूरी हो तो इनकी डोज अधूरी ना छोड़ें। याद रखिए, दिल का रास्ता तो पेट से जाता ही है, पर सेहत का रास्ता भी पेट से ही जाता है। यानी आपका पेट स्वस्थ रहता है तो आप भी स्वस्थ रहते हैं। क्या करें? आप अपने माइक्रोबायोम के बारे में पता लगा सकते हैं। अमेरिकन गट प्रोजेक्ट इसके लिए मदद करता है। एडवांस डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीक की वजह से ये सुविधा $99 में मिल जाती है। पेमेंट के बाद आपके पास एक किट भेजी जाती है जिससे आप अपने माइक्रोबायोम की जांच खुद कर सकते हैं। जितना हो सके अपने माइक्रोबायोम को हेल्दी बनाए रखिए ताकि आप मोटापा, एलर्जी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से दूर रहें। ये बुक ऐप पर आप ध्रुवी के साथ सुन रहे थे फॉलो योर गट बाय रॉब नाइट विद ब्रेंडन बुलर। ये समरी आपको कैसी लगी? हमें yearbook.in@gmail.com पर